आपका बायोटेक चैनल में जो स्वागत है वो जैसा कि इसमें पार्ट रेजिस्ट्रेशन पार्ट चल रहा है। रेजिस्ट्रेशन का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेजिस्ट्रेशन का आज पार्ट जो है 24 पार्ट है वो, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको कहते हैं ब्रीथिंग एट द हाई टेम्परेचर। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तो जो है वो पहुंचता रहेगा। और इसको शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आप जो परिचित होंगे उनके पास तक ये बच्चों पहुंचता रहेगा। तो अब आती है कि अगर और कोई क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो आप 9451975495 पर जो है आप क्वेश्चन को मुझसे पुटअप कर सकते हैं वो। तो बच्चों जैसा कि इसमें जो है आज तो नई हेडिंग है वो ब्रीथिंग एट हाई टेम्परेचर। तो चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इसे जो होता है रेस्पिरेशन पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो और इसकी हिंदी होती है पहाड़ों की ऊंचाई पर वायु संचालन। इसकी हिंदी होती है पहाड़ों की ऊंचाई पर वायु संचालन। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हिल एरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिल एरिया होते हैं वो, तो जो हिल एरिया पर लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि हिल एरिया पर जो लोग होते हैं वो जो होता है उनका कलर गुलाबी होता है वो, माने कि बहुत गोरे गोरे होते हैं, गुलाबी होता है वो। तो वास्तव में ऐसा क्यों हो जाता है और क्या क्या उनमें ऐसी कौन सी विशेषता होती है कि उनका चेहरा गुलाबी पिंकिश कलर दिखाई पड़ता है, और वो माने कि वहाँ आपको एक भी आदमी जो होता है काले मतलब ब्लैक नजर नहीं जाते हैं। ऐसा कौन सी विशेषता होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और उनमें ब्रीथिंग किस प्रकार से होता है। तो वास्तव में जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, हिल एरिया रहते हैं, उनमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। तो उस केस में क्या होता है कि वैसे क्या होता है कि जो नॉर्मल मैन होता है उसमें 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं वो। और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है इसे हम ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है कि हमारे आरबीसी, जिसे हमारा कि ये क्या होता है, हमारा एक आरबीसी है ये आरबीसी, ऐसे हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या इसे क्या कहते हैं, यह इराइथ्रोसाइट्स कहलाता है वो, इराइथ्रोसाइट्स कहलाता है। तो इसी में क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है डिजॉल्व होता है, ये माने पाया जाता है। और 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है मेल में लगभग 15 ग्राम और फीमेल में लगभग 13 ग्राम जो है वो पाई जाती है। तो अब आती है कि जो हीमोग्लोबिन होता है यह दो विशेष प्रकार के पदार्थों, एक होता है हीम जो होता है यह एक आयरन है वो, और ग्लोबिन जो होता है यह एक प्रोटीन होता है, यह एक प्रोटीन है वो। तो आयरन और माने कि हीम माने एक आयरन होता है और ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। इन दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहलाता है, जो कि O2 माने दो चीज, O2 एंड CO2 माने O2 और CO2 गैसों के परिवहन का जो होता है ये कार्य करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। तो जिस समय हम पहाड़ों की बात करते हैं तो जिस समय हम समुद्र की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल में ऊपर जो जाते हैं वो, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न गैसों की परसेंट मात्राएं तो वही होती हैं, माने समुद्र सतह पे जिसमें ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की वायु का संयोजन माने विभिन्न गैसों की परसेंट मात्राएं तो वही होती हैं, लेकिन वायु की जो डेंसिटी होती है, वायु की डेंसिटी या इसे वायु का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो वायु की डेंसिटी जो होता है कुछ कम हो जाता है वो,
और उसका परिणाम क्या होता है, जिससे इसमें इसका कुल दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर, या इसकी हिंदी क्या होती है, वायुमंडली दाब होता है, या इसको वायु दाब कहते हैं। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर और इसमें विभिन्न गैसों की कुल मात्राएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं वो, तो इससे आदमी को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है वो। तो इसमें क्या होता है कि देखा होगा कि ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है, तो इस कारण जब ब्रीथिंग रेट हो जाती है तो इसको एक कंडीशन उत्पन्न हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपोक्सिया कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि ब्रीथिंग रेट जो होता है बढ़ जाता है और हमारा जो है सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है वो। अब आती है कि जिसमें तो माने की ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, तो सामान्यतः जो होता है कि माने कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर तक श्वास दर में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होती है वो, क्योंकि शरीर के अंतः वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एवं पीएच, माने दो चीज, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और सेकंड होता है पीएच जो होता है लगभग जो होता है ये समान मात्रा में होते हैं वो, इससे प्रॉब्लम नहीं होती है वो। अब आती है कि 3500 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक, 3500 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की अधिक कमी के कारण हमें थकावट, शिथिलता, सिर दर्द, मितली आदि की प्रॉब्लम होने लगती जो है वो। माने जिस समय हम 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं वो, तो माने कि O2 की कमी के कारण जो होती है वो, इसमें जो होता है थकावट, शिथिलता और सिर दर्द और मतली आना, ये प्रॉब्लम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है वो। अब आती है कि जिस समय हम 5000 से 6000 मीटर पर पहुंचते हैं वो, तो शरीर के अंतः वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है और निकल चुकी होती है, माने CO2 की मात्रा निकल चुकी होती है, और पीएच जो होता है हमारे बॉडी का पीएच जो होता है बच्चों क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है वो। अतः श्वास दर में लगभग 65% और 20 बार, माने लगभग 1 मिनट में 20 बार जो है की बढ़ोतरी हो जाती है वो, माने हमारा जो है सांस फूलने लगता जो है वो। अब यदि ऊंचाई पर कुछ दिन तक रहना पड़े तो जो होता है 3 से 7 गुना ये बढ़ जाती है वो, क्योंकि अंतः वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य हो जाती है और हमारा पीएच जो होता है वो घट जाता है वो। अब आती है कि अब यदि इसको व्यक्ति को अगर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाने के लिए, माने कि इस पर रहने के लिए बॉडी में क्या हो जाता है, एक्लेमेटाइजेशन माने दशानुकूलन हो जाता है वो। इसके अंतर्गत आरबीसी की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, फेफड़ों में श्वसन तंत्र की पारगम्यता, O2 की सप्लाई O2 ग्रहण करने की क्षमता, ये सब जो होता है बढ़ जाती है वो। अब आती है कि इसका परिणाम क्या होता है कि मनुष्य जो होता है उस स्थान पर धीरे धीरे जो होता है वो श्वास दर सामान्य हो जाती है और वहां रहने के लिए धीरे धीरे क्या हो जाता है वो अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता है वो। अब आती है कि 6000 मीटर की ऊपर, माने कि 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु का, माने 6000 मीटर के ऊपर अगर हम जाएं तो 6000 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर वायु का घनत्व इतना कम हो जाता है, माने मीन्स क्या होता है, समुद्र की तल से अगर 6000 मीटर से और ऊपर जाए जो है वो, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि वायु का घनत्व इतना कम हो जाता है कि 7000 से 75, माने कि अब आती है कि 7000 मीटर से लेकर के 7500 मीटर, 7000 से लेकर के 7500 मीटर ऊंचाई पहुंचने पर व्यक्ति को मूर्छा आना शुरू हो जाता जो है वो, माने और प्रॉब्लम आदमी को बढ़ जाती जो है वो। अब आती है, इसलिए पर्वतारोही जो होता है, जो पर्वत पर जाते हैं वो क्या काम करते हैं कि O2 का सिलेंडर
वो क्या काम करते हैं कि एक होता है उसको क्या कहते हैं O2 सिलेंडर। O2 सिलेंडर को जो है वो साथ साथ ले जाते जो है वो। अब आती है कि इससे क्या हो जाता है वो माने सिलेंडर ले जाते हैं। अब आती है कि इसके अलावा क्या होता है कि अब आती है और ऊपर चलते हैं तो 11,000 मीटर 11,000 मीटर आदमी जब ऊपर जाता है तो इसमें क्या होता है कि और प्रॉब्लम आ जाती है वो। तो मनुष्य में जो है वो माने कि 11,000 मीटर ऊपर जाने पर 11,000 मीटर ऊपर जाने पर ये सिलेंडर भी नहीं काम कर पाता जो है वो। ठीक है, इसमें क्या होता है माने कि इसमें क्या होता है ये भी नहीं काम कर पाता उसमें जो है वो। लेकिन हवाई जहाज जो होता है माने एरोप्लेन जो होता है इससे अधिक ऊंचाई पर जो होता है वो उड़ता है वो। क्योंकि हवाई जहाज को क्या किया जाता है, हवाई जहाज को एयर टाइट बनाया जाता है वो। एयर टाइट में क्या होता है कि माने क्या मतलब कि जब हवाई जहाज बनाते हैं तो एयर टाइट कर देते हैं वो। इससे क्या फायदा होता है कि माने कि उसमें O2 की माने कि उसका बाहरी एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं रहता है और उस एरोप्लेन में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे रहते जो है वो। और उसको कृत्रिम इन्वायरमेंट के मतलब के आधार पर जो है O2 की सप्लाई की जाती है जिससे पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना होने पावे। और जिस प्रकार से यहाँ की टेम्परेचर होता है और जितना O2 चाहिए उतनी मात्रा में जो होता है हवाई जहाज मतलब जो पैसेंजर बैठते रहते हैं उनको बच्चों मिलता रहता है और उनको प्रॉब्लम नहीं होने पाती है वो। तो ये होता है, इसको क्या कहते हैं पहाड़ों की ऊंचाई पर क्या होता है ब्रीथिंग एट द हाई टेम्परेचर का ये है ये। तो माने कि क्या मतलब एयर टाइट करके यहाँ पंप से क्या करते हैं वो सप्लाई बच्चों करते रहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। माने कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है वो कभी मतलब इसमें क्या होता है हालांकि इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है वो। तो जैसे मान लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि और अगर O2 की प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है कि वेंटिलेटर माने कि आदमी को जो होता है जैसे माने कि हमारे फेफड़े जो होते हैं जिसमें नहीं काम करते हैं तो वेंटिलेटर दिया जाता है जो है वो। और वेंटिलेटर में जो होता है वेंटिलेटर दिया जाता है और कभी कभार ये भी नहीं काम करता है तो क्या काम करते हैं कि एयर पंप माने पंप करके जो होता है वो क्या काम करते हैं कि फेफड़ों को O2 की बच्चों सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि इससे ब्रीथिंग एट द हाई टेम्परेचर से इससे क्वेश्चन आता है वो। चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो इतना रहा इस हेडिंग जो है वो। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है न्यू हेडिंग जिसका आता है स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसेज एक्सचेंज ऑफ लंग। एक्सटर्नल respiration or gaseous exchange in the lungs। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इसे क्या कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। अब आती है इसकी पहली हेडिंग होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे एल्वुलाई होते हैं वो, ये क्या होता है एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई या इसे हम क्या कहते हैं ईयर कोष्ठक कहते हैं जो है वो एल्वुलाई एल्वुलाई होता है वो। इसे क्या कहते हैं इसे हम ईयर कोष्ठक कहते हैं। तो बच्चों आज के इतना पर्याप्त है, अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों धन्यवाद।